अब देखिएगा सेट्स, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसे देखिए इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एक चीज और देखिएगा कि मैथमेटिक्स में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है ना। वो क्या है, उसका साइज क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता, क्या उसकी बायोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उससे कोई मतलब नहीं होता। मैं तो जस्ट हर चीज को काउंट करता है कि कितनी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ये कि जो सेट है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे कि देखिएगा, ऐसे कहूं कि अ कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद जे, ऐसे कहेंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इस कलेक्शन में जनवरी है, यस सर। देखिए एक कलेक्शन है एक साल के मंथ्स का, ठीक है ना, और उसमें वही लेने हैं वो वाले मंथ जो कि जे से स्टार्ट हो, ठीक है। इसके अंदर जनवरी है, यस सर। फरवरी नो सर। नहीं है, मार्च नो सर। नहीं है, जून यस सर। जून है, जुलाई Yes, sir. है, अगस्त संडे नो सर। नहीं। क्या हो रहा है कि हर ऑब्जेक्ट को लेकर के इसमें श्योरिटी है कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आएगा या फिर नहीं आएगा। जो इस टाइप के कलेक्शन होते हैं उनसे कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। इस टाइप के कलेक्शंस जिसमें ऑब्जेक्ट को लेकर के श्योरिटी होती है कि ये वाले ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, उनसे हम कहते हैं सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जनवरी आएगा, इसके अंदर जून आएगा, इसके अंदर जुलाई आएगा, इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे, आप कहेंगे सेट है। ऐसे कहते हैं कि आप कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, ये वाला कलेक्शन सेट है या नहीं है? नो सर। नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को लेकर के सिक्योरिटी नहीं आ पाएगी कि ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। एक कंफ्यूजन आएगा कि ये ओपिनियन पर बेस्ड हो गया कि कुछ तो कहेंगे कि ये आएगा, कुछ कहेंगे ये आएगा। जहां पर इस टाइप का कंफ्यूजन होता है उस टाइप के कलेक्शन को सेट नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऑल सेट्स आर कलेक्शन बट अ कलेक्शन मे और मे नॉट बी अ सेट, ठीक है ना। इस तरह से अब देखिए, जैसे मैं ऐसे कहूं अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है ना। आप लोग बताइए कि ये वाला कलेक्शन सेट है या नहीं है? यस सर। ठीक है ना, सिक्योरिटी रहेगी इसमें। जैसे कि इस कलेक्शन में M है, B है, T है, H है, इसके अंदर B नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर F नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप लोगे तो उसके बाद सिक्योरिटी रहेगी कि वो इसके अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। जो इस टाइप के कलेक्शन होते हैं उनसे सेट कहते हैं। कैसे लिखा जाएगा इसे? देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर M है, इसके अंदर A है, इसके अंदर T है, H है, E है, ठीक है। सेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे क्या हुआ कि M A T एक बार आ चुका है तो अब इन्हें रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके जगह जो बाकी के थे हमारे I C और S, आप इनको लिखेंगे, I आ जाएगा, C आ जाएगा और S आ जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है ना। सेट में क्या करते हैं कि
कि ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, और सारे एलिमेंट्स को ये कलेक्शन बन गया इसे कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करते हैं। ये होता है सेट, ठीक है ना। क्या हुआ इसमें कि सेट्स में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, एलिमेंट रिपीट नहीं करते और कर्ली ब्रेसेस में से इंक्लोज करते हैं। मान लीजिए कि हमने इस सेट का एक नाम दे दिया, इसे ए कह दिया, ये सेट ए हो गया, ठीक है ना। एक बात और होती है सेट में, इस सेट जस्ट कलेक्शन है, ठीक है ना, इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। इसी सेट ए को ऐसे भी हम लिख सकते थे कि हमने एम लिखा, फिर टी, फिर ए कर दिया, फिर ई, फिर एच कर दिया, ठीक है ना, फिर एस ले लिया, फिर सी कर दिया, फिर आई कर दिया, ये भी सेट ए है, ठीक है। तो सेट्स में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में एलिमेंट का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जैसे कि ये कहना कि m इस सेट का एलिमेंट है, या इस बात को ऐसे कहते हैं कि m इस सेट का मेंबर है, ठीक है ना। इसे सिंबल में की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि m एक इस टाइप का साइन बनता है, रीड करते हैं इसे बिलोंग्स टू, रीड करेंगे इसे बिलोंग्स टू, ठीक है ना, m बिलोंग्स टू सेट a, ऐसे लिखा जाएगा। और देखिएगा जैसे ये हम ये कहना चाहते हैं कि b does not belongs to set a, जैसे ऐसे लिखेंगे, b लिखा, ये belongs to का साइन बनाकर इसे क्रॉस कर देंगे, b does not belongs to set a, इसे कैसे आप रीड करेंगे, does not belongs to, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे। देखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखिएगा दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्म होती है, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, या इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सेट्स के एलिमेंट को लिस्ट कर दिया जाता है, उनकी लिस्ट बना दी जाती है, सारे एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे थे, ये जो सेट था, ये अभी सेट जो था ये रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। इस सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए गए हैं, तो इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म होते हैं। इसे एक फॉर्म और होती है, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं कि एलिमेंट को हम लिस्ट नहीं करते, सारे एलिमेंट की जगह पर केवल एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एक सिंबल ले लेते हैं, तो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसे डिफाइन कर देते हैं कि ये है, ठीक है ना। बस डेफिनेशन ऐसी हो जिससे ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करें और इनके एक्स्ट्रा और कोई एलिमेंट सेटिस्फाई ना करें, ठीक है ना। जैसे इस केस में तो ऐसे आप कह सकते थे, सेट ए को इसे ऐसे कहते हैं कि इन सारे एलिमेंट जो थे इनकी जगह पर केवल एक ले लिया गया x, फिर ये साइन होता है सच दैट का, सच दैट का साइन लगा करके आप कह सकते हैं यहां से कि x है क्या, कि x is an alphabet of word mathematics, ऐसे करके इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। यही सेट है, इसे ऐसे लिख दोगे तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सर x की जगह हम m भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, उसे आप डिफाइन कर दीजिए बाद में, ठीक है ना। इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिएगा कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं, इन्हें देखिएगा। जैसे ये देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि ऐसे नंबर होते हैं इस टाइप के कि 1 2 3 4 ऐसे चलते नंबर, ठीक है ना। इसके बाद चलते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये नंबर इनफाइनाइट है, ठीक है। कैसे ना आप लिस्ट करोगे, क्या करते हैं कि शुरू के 3 या 4 नंबर सीक्वेंस में लिख देते हैं जिससे कि पैटर्न क्लियर हो जाए, उसके बाद 3 डॉट लगा देते हैं और ये कर्ली ब्रेसेस हम यूज कर लेंगे इसके लिए, ऐसा, ठीक है ना। इस साइड के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल है कैपिटल N,
ठीक है। तो जब कभी ऐसे कहे कि सेट n कहे तो इन जनरल इसका मीनिंग होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ऐसे ही ये होते हैं होल नंबर, ठीक। इनके लिए जो सेट है उसका सिंबल है W। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्टिंग। बस यही जो आ रहे नंबर इसमें 0 और आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्हें कहते हैं होल नंबर, ठीक है ना। एक होते हैं इन्हें कहते हैं इंटीजर। ये क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? सर नेगेटिव नंबर पे आ जाते हैं सर नॉन रेशनल। नॉन रेशनल सर वो नंबर सर जो नेगेटिव में इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि जो होल नंबर है ये सब पॉजिटिव में है, सब नेगेटिव में भी हो, ठीक है ना, उनको भी शामिल कर लें। इन सब के नेगेटिव नंबर भी शामिल कर लें तो उसे कहेंगे आप इंटीजर, ठीक है ना। तो इंटीजर के लिए हमारे पास रूट्स होते हैं। हाँ देखिए रूट वाले इसमें नहीं आते हैं, रूट 2 रूट 3 नहीं आएंगे इसमें, ठीक है ना। अब देखिएगा सेट ऑफ इंटीजर के लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड सिंबल हैं, एक है आई, ठीक है ना, और एक है जेड, ठीक है। और ये क्या होंगे? ये देखिए कहां से शुरू होंगे ये भी नहीं पता, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो, ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर हो गया, ठीक है। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर। एक होते हैं इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। इनके लिए स्टैंडर्ड सिंबल है Q। रेशनल नंबर को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या होते हैं रेशनल नंबर? कौन कौन से होते हैं? तो PYQ की फॉर्म नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे, नॉट इंटीजर्स आ टर्मिनेटिंग जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, सर टर्मिनेटिंग सर टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग। मतलब नहीं होती है। सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आएंगे सर, नॉन टर्मिनेटिंग और सर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिएगा इसमें एक तो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वो नंबर इसमें आएंगे, ठीक है ना। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर इसमें नहीं आते हैं। या बहुत सिंपल तरीका जो इसे समझाने का है वो ये है, ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल हो, जहां पर P और Q दोनों ही इंटीजर हो Q 0 ना और Q 0 ना हो, इन्हें कहते हैं अब रेशनल नंबर। हाँ देखिएगा ये जो एक सेट है, इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं दे सकते, इसके एलिमेंट लिस्ट नहीं कर सकते आप कभी, Yes, sir. क्योंकि आप कभी भी आप दो कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर दे ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर एक ही तरीका बनता है हमारे पास कि इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, इसके अंदर जो आएंगे एलिमेंट वो x हो गए, सच दैट x इज इक्वल टू P/Q। फिर डिफाइन करते चले जाओ कि P और Q क्या है। P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, P और Q होगा इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कर सकते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते थे कि सीधे ही यहाँ पर P/Q लिखते आप, सच दैट फिर ये चीज कि P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। इससे आप शुरू करेंगे Q से, ठीक। अच्छा एक होगा, एक होते हैं कहते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। हाँ ये कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना। तो इन्हें कहते हैं आप इरेशनल नंबर। या ऐसे कहें कि ऐसे रियल नंबर जो कि रेशनल नहीं होते उनसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सिंबल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q डैश हो जाएगा, ठीक है। एक होता है इन्हें कहते हैं रियल नंबर। ये क्या होते हैं? सारे नंबर जो भी अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे सब रियल नंबर ही थे अभी तक के, रेशनल और रैशनल
हाँ देखिए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशनल और इर्रेशनल इन दोनों का कंबाइन कर लो, ठीक है ना, तो उसे आप कहेंगे रियल नंबर, सारे आ जाएंगे इसके अंदर, रूट टू रूट 3 वाले। जैसे अब मैं आपको इर्रेशनल का कि एग्जांपल दूं, ये हो जाएगा रूट 2 आ जाएगा इसके अंदर, रूट 5 आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ई आ जाएगा, ई समझते हैं आप, सर 1.6 नंबर पाई आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसे करके आ जाएंगे। सर ई का या इस टाइप का हो कि 1 पॉइंट लिखा हुआ है 9 पर बार लगाओ, 9 ठीक है ना, ये जो होंगे नंबर ये आएगा इरेशनल में। एक बार किसी और पे लगाओ, लेकिन अगर क्या हो कि बाहर किसी और पे लगाओ, जैसे कि ऐसे दिखाओ कि 2.81 बार ये लिखा हुआ है, तो ये आएगा रेशनल में। केवल जब बार 9 पे लगा होता है ये होता है इरेशनल, बाकी और किसी पे भी लगा होगा तो उसे कहेंगे आप रेशनल नंबर। 89 पे लगाओ या 98 पे लगाओ, 7.98 पर लगा हुआ है, ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। जब बार 9 पे लगता है तो ये नंबर हो जाता है इरेशनल। सर ऐसा क्यों? ठीक है, अभी समझाते हैं इसे। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। एक होता है इसे कहते हैं फाइनाइट सेट। देखिए कोई ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो इसे कहेंगे आप फाइनाइट सेट। जैसे हम कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है ना, क्या आएंगे इसमें एलिमेंट आएंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 केवल, ठीक है ना, इसके एलिमेंट काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो इसे कहेंगे आप फाइनाइट सेट, ठीक है ना। अगर ऐसे कहें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर मोर देन 7, ठीक है ना, अब क्या बनेगा, अब ऐसे हो जाएगा कि 7 मोर देन 7 8 9 10, लेकिन अब रुकेगा नहीं कहीं भी, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और कोई सेट का इस टाइप का है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो इसे कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है ना। और कोई सेट इस टाइप का हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो इसे कहते हैं नल सेट, ठीक है ना। नल सेट के लिए सिंबल एक तो ये होता है कि कर्ली ब्रेसेस बना करके इनको ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, या इसके लिए एक सिंबल और है कि हम 5 यूज करते हैं, लेकिन ऐसा लिखना गलत हो जाएगा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने 5 लिख दिया तो ये अब नल सेट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि एक सेट है जिसका 5 एक एलिमेंट है, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। सर सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट का एक सब, हाँ ये आप कह सकते हैं कि सारे सिंगलटन सेट फाइनाइट सेट होते हैं, ये बात ठीक है। सारे नल सेट भी फाइनाइट सेट होते हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, जैसे कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 3 7 9 ऐसे करके, ठीक है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं कि एन ए ऐसे लिखते हैं। तो अगर ऐसे लिखाओ तो इस बात का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जो कि इस केस में कितने हैं 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। सेट्स में और होती है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। जैसे देखिएगा एक सेट और होता है, यहाँ पर बी होता है, एलिमेंट होते हैं इसके ए बी सी डी, ऐसे मान लेते हैं। एक सेट और है, एलिमेंट इसके ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी कितना है 4। क्या होता है कि सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसे ऐसे कहते हैं कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। अगर कोई दो सेट इस टाइप की हैं कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो इसको ऐसे कहते हैं कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इस चीज को ऐसे कहते हैं कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट।
नंबर से इक्वल होना जरूरी नहीं है। जो एलिमेंट्स हैं उनका सेम होना जरूरी नहीं है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। एक और होता है उसे कहते हैं इक्वल सेट, ठीक है ना। कब दो सेट से आप कहोगे कि ये इक्वल सेट है कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और सारे एलिमेंट्स भी सेम हो, उसे कहते हैं, ठीक है। उन सेट से आप कहेंगे इक्वल सेट, ठीक है ना। जैसे ये देखिएगा, ये सेट बी था, एक मैंने सेट सी बनाया, ऐसे लिया ए बी सी डी डी डी, ये ले लिया मान लीजिए, तो सेट में कभी भी नहीं करते। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा होता है सेट में कि जैसे अगर ऐसे लिख दिया तो इसे ये नहीं कहते कि ये रॉन्ग हो गया, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, तो इसे आप 4 ही कहेंगे, इसे आप 6 नहीं कहेंगे, ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखना यूजलेस है, लेकिन अगर लिखा हो तो उसे रॉन्ग नहीं कहते, ठीक है ना। अब देखिए इस बेसिस आप ये कह सकते हैं कि सेट बी एंड सेट सी आर इक्वल सेट, दोनों में 4 एलिमेंट है और सारे एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। तो यहां से कह सकते हैं कि बी एंड सी आर इक्वल सेट, ऐसा होता है।